वेलकम दोस्तों, आप सभी जुड़ गए हैं मार्क्ड फॉर क्राइम चैनल पर। आज मैं आपको एंडरिच पर्वत में एक ऐसे फ्लाइट क्रैश की घटना बताने जा रहा हूं, जिसमें प्लेन क्रैश के बाद जो लोग बचे वे 72 दिन तक कैसे बिना कोई सुविधा के जीवित रहे। उनके पास खाने के लिए कुछ था तो सिर्फ बर्फ और अपने साथियों की लाश। शायद आपको विश्वास न हो रहा है, पर यह सच है कि वे भूख से बचने के लिए बर्फ में पड़ी लाश भी खाते हैं। आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। शुक्रवार 13 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे एयरफोर्स फ्लाइट 571 आश्चर्यजनक रूप से एंडीज पर्वत में क्रैश हो गई। एंडीज पर्वत विश्व का सबसे लंबा माउंटेन रेंज है। इस दुर्घटना में 45 में से केवल 33 लोग प्लेन के क्रैश होने के बाद बच पाए और बाकी 12 की उसी वक्त मौत हो गई। ओल्ड क्रिश्चियन क्लब उरुग्वे के एक नए खिलाड़ी के यूनियन टीम इंग्लिश रग्बी टीम के खिलाफ मैच खेलने जाने के लिए सैंटियागो चिली जाना था। उन्होंने यहाँ जाने के लिए वायु मार्ग का रास्ता चुना और 12 अक्टूबर को एक फ्लाइट बुक कराया। उस फ्लाइट में खिलाड़ी के साथ उनके दोस्त और परिवार भी थे। इसके साथ मेडिकल टीम और फ्लाइट स्टाफ मिला के कुल 45 लोग थे। ये युवा खिलाड़ी बहुत ही उत्साहित थे। 12 अक्टूबर 1972 को उनके छोटे विमान फेयर चाइल्ड FH-227 से उड़ान भरा और मौसम खराब होने की वजह से उन्होंने मेंडोजा अर्जेंटीना में रात बिताए। अगली सुबह शुक्रवार 13 अक्टूबर 1972 को रग्बी टीम जागी। उन्हें ये यात्रा जारी रखनी थी, पर मौसम अभी भी बहुत खराब था, जिसकी वजह से इस छोटे विमान से एंडीज पर्वतों को पार करना मुश्किल था। मौसम विभाग के सूचना के अनुसार दोपहर तक मौसम साफ हो जाने तक की जानकारी मिली थी, तो उन्होंने दोपहर में उड़ान भरने की योजना बनाई। इस विमान के पायलट कर्नल वारदास थे, जो एयरफोर्स में एक अनुभवी पायलट थे। उन्होंने 29 बार एंडीज के पर्वतों के ऊपर इसी विमान से पहले उड़ान भरी थी। पायलट वारदास अपने सह पायलट लेगारा के साथ दोपहर 2:18 उड़ान भरी। उस दिन वे अपने को पायलट को ट्रेनिंग दे रहे थे। खराब मौसम और छोटे विमान की सीमाओं के कारण वे सीधा रास्ता पर उड़ान नहीं भर सकते थे, तो उन्हें एक अप्रत्यक्ष मार्ग लेना पड़ा। उसी ऊंचे पहाड़ों से परहेज करते हुए उन्हें एक चुनौतीपूर्ण मार्ग चुनना पड़ा। उन्होंने 5500 मीटर ऊंचाई से मेंडोजा से दक्षिण की ओर उड़ान भरी। को पायलट ने प्लेन की स्थिति को रेडियो के माध्यम से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी कि वे लोग 3:21 पर 2515 मीटर की ऊंचाई पर प्लानचोन पास तक पहुंच जाएंगे। प्लानचोन पास एंडीज के एक तरफ से दूसरे तरफ के यात्रा नियंत्रण का बिंदु है, जहां से वे चिली अर्जेंटीना की ओर उत्तर दिशा में मुड़ना था और सेंटियागो में पुडाहुएल हवाई अड्डे पर उतरना था। वे इन घने बादलों के बीच मुड़ने के लिए खुद को सारे उपकरणों के साथ तैयार कर लिए थे। को पायलट का यह पहला तजुर्बा था और उस दिन उड़ान की पूरी कमान को पायलट के हाथ में थी। उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को संदेश दिया कि शाम 3:21 पर प्लानचोन पास से निकल गए हैं और अब जल्द ही 1 मिनट में क्यूरिको एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। पर यह बिल्कुल ही समझ के परे था, क्योंकि आमतौर पर इसका रास्ता लगभग 11 मिनट था, पर 3:33 बीत गए थे और प्लेन दिख भी नहीं रहा था। को पायलट फिर से रेडियो से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दिया कि वे क्यूरिको के ऊपर पहुंच गए हैं और एयरपोर्ट पर उतरने की परमिशन चाहिए। पर यह विमान वास्तव में एंडीज पर्वत के ऊपर था और घने बादलों की वजह से को पायलट को लगा कि वे रनवे के पास हैं और वो रनवे समझकर प्लेन को नीचे उतारना शुरू करते हैं। पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे कितने बड़े खतरे की ओर जा रहे थे। उस वक्त तक प्लेन में हंसी मजाक का माहौल था। रग्बी टीम मस्ती कर रहे थे। तभी अचानक से एक जोर की आवाज आती है और सबके होश उड़ जाते हैं। प्लेन एक पर्वत से टकरा जाता है, क्योंकि वास्तव में तो नीचे एंडीज के बर्फीले पर्वत थे, जिसे को पायलट रनवे समझकर लैंड करा रहे थे। टकराने से प्लेन का पिछला हिस्सा टूट जाता है। पिछले हिस्से में 5 क्रू मेंबर थे, जो उस टूटे हिस्से के साथ प्लेन से अलग हो जाते हैं और नीचे गिरकर शायद मर जाते हैं। प्लेन 200 मीटर तक पहाड़ी पर घिसटते हुए जाता है और एक बर्फ के बड़े टुकड़े से प्लेन का
आगे का हिस्सा टकरा जाता है। प्लेन के विंग, पीछे का हिस्सा, ये सब पहले ही अलग हो गए थे और सिर्फ उसका धड़ बच गया था, जो बर्फ के बड़े टुकड़े से टकराने के बाद उसके भी 2 हिस्से हो गए थे। अब भी प्लेन में 40 लोग मौजूद थे, जिसमें से 3 प्लेन स्टाफ थे। इस टक्कर के बाद पायलट की मृत्यु हो गई और को पायलट मलबे में फंस गया था। इस घटना में प्लेन के क्रैश होने के बाद डॉक्टर और उनकी पत्नी के साथ 5 क्रू मेंबर की मौत प्लेन से नीचे गिर जाने की वजह से हो गई थी। अब 45 में से 7 की मृत्यु हो गई थी। बाकी 33 लोग भाग्यशाली रूप से बचे थे। इनमें से कईयों को काफी गंभीर चोट आई थी, जैसे कि किसी के हाथ पैर टूट गए और किसी के शरीर से बहुत खून निकल रहा था। एंडीज की जलवायु इन पर्वत श्रृंखलाओं में भिन्न भिन्न होती है। वे 11,710 फीट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, जहां तापमान शून्य से नीचे था और तेज बर्फीले हवाएं चल रही थी, जहां ये प्लेन क्रैश हुआ था और उस जगह का नाम भी गुमनाम था। प्लेन क्रैश होने के बाद अनियंत्रित होकर एक ग्लेशियर पर जाकर रुक जाता है। यह ग्लेशियर एक घाटी के बीच में था, जिसके चारों तरफ पहाड़ थे। कुछ लोग प्लेन क्रैश होने के बाद जख्मी हालत में बहुत हिम्मत करके कॉकपिट यानी प्लेन के आगे का हिस्सा उसके तरफ जाते हैं, तो वो देखते हैं कि उसमें पायलट की मृत्यु हो गई है और को पायलट बहुत ही दर्दनाक तरीके से मलबे में फंसा था, जो दर्द से बहुत पीड़ा में था। को पायलट यह दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, तो उसने रग्बी के खिलाड़ियों को बोला कि उसके आसपास उसका बंदूक गिरा हुआ होगा, उसे खोज कर खुद को मारने के लिए बोला, पर लोगों ने उसकी इस बात को अस्वीकार कर दिया। उस रग्बी टीम में से 2 लोग मेडिकल के स्टूडेंट थे, तो अपने साथ और प्लेन में मौजूद कुछ फर्स्ट एड से जितना संभव हुआ सभी की मदद करने की कोशिश की और उनका उपचार किया। वे लोग अब इस बर्फीले पहाड़ में पूरी तरह फंस गए थे। उनके साथ संसाधनों की बहुत कमी थी। खाने के लिए कुछ चॉकलेट थे और कुछ खाने की वस्तु जो एक दिन के सफर के लिए प्लेन में मौजूद था। सभी ने इसे आपस में बराबर हिस्से में बांट लिया, पर यह पर्याप्त नहीं था। मानो ऐसा था कि एक चॉकलेट के हिस्से को 3 से 4 बार खाना। वहां फंसे लोगों ने जहाज के मलबे को इकट्ठा करके बर्फीले तूफान से बचने के लिए पानी के लिए जहाज के एक उपकरण का उपयोग करते हैं, जो धूप में जल्दी गर्म हो जाती, जिसमें बर्फ रखने से बर्फ जल्दी पिघल जाता। पर वे ऐसे कब तक जीवित रह पाएंगे? क्या उन्हें खोजा जा सकेगा? दुर्घटना की दूसरे दिन 11 रेस्क्यू विमान उनका पता लगाने के लिए रवाना हुए, चूंकि एंडीज के पर्वतों पर चारों तरफ बर्फ और कोहरा छाया हुआ था। साथ ही जो प्लेन क्रैश हुआ था वो सफेद रंग का था। फंसे लोगों ने लिपस्टिक से प्लेन के ऊपर कुछ लिखा और निशान बनाए ताकि रेस्क्यू टीम की नजर उस पर जा पाए, पर आसमान से नीचे की तरफ इन छोटे अक्षरों को देख पाना बहुत मुश्किल था। उनके सिर के ऊपर से 3 प्लेन पार हुआ, पर किसी का ध्यान उन पर नहीं जा सका और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को 8 दिनों के बाद समाप्त कर दिया गया। 21 अक्टूबर को कुल 142 घंटे 30 मिनट की खोज के बाद खोजकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि अब उनके मिलने की कोई उम्मीद नहीं है और इस खोज को बंद कर देना चाहिए। दक्षिणी गोलार्ध की बसंत में इस समय बर्फ नहीं पिघलती थी। उन्हें दिसंबर में सब मिलने की उम्मीद थी, जब गर्मियों में बर्फ पिघलेगी। विमान में एक खराब रेडियो मिला था। वे जैसे तैसे उसे ठीक कर लेते हैं, पर उस रेडियो से सिर्फ बाहर की सूचना सुन सकते थे, किसी को संदेश नहीं भेजा जा सकता था। उन्होंने रेडियो पर सुना कि सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया है और उनकी ये उम्मीद भी खत्म हो गई। अब अगर वो खुद को जिंदा रखना चाहते हैं और वहां से निकलना चाहते हैं तो खुद ही सब करना होगा। मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि इन बचे लोगों ने एंडीज पर्वत श्रृंखला की चोटी पर 72 दिनों बिताए थे। इस बिंदु तक वे खुद को जीवित रखने के लिए उनके पास जो खाने के लिए बचा था आपस में बांट लिए, पर यह महज एक दिन का खाना था जिसे वे थोड़ा थोड़ा कर कुछ दिन तक चला पाए। और ये खाना खत्म हो जाने के बाद उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था, तो वे लोग विमान की सीट के कवर जो चमड़े से बने थे उसे खाने लगे। यहाँ तक सीट के अंदर की रुई भी खाने लगे। पर इन सब से वे बीमार होने लगे और धीरे धीरे एक एक करके लोग मर रहे थे और इस तरह अब बस 27 लोग ही बचे थे।
29 अक्टूबर 1972 को एक तेज बर्फीला तूफान आता है और इस तूफान की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई और अब कुल 19 लोग जीवित बचे थे। सभी की लाशें बर्फ पर आसपास पड़ी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जीवित रहने के लिए क्या किया जाए। खाने के लिए आसपास ना तो पेड़ पौधे और ना ही कोई अन्य संसाधन थे। उनकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि वे लोग वहां तड़प तड़प कर मर रहे थे। तब वे लोग भूख से मरने के बजाय वहां पड़ी लाशों को खाने का निर्णय करते हैं, जो उनके मित्र और परिवारों की ही लाशें थी। और इस तरह एक इंसान दूसरे इंसान को खाए, जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे एक दिन ऐसा करेंगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था और मदद की तो कोई उम्मीद का किरण ही नहीं दिख रहा था। दुर्घटना के 60 दिन बाद उनमें से 2 रग्बी खिलाड़ी ने तय किया कि वे यहाँ बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं करेंगे और वहाँ से बाहर जाने का रास्ता खोजेंगे। ऐसे भी यहाँ धीरे धीरे मरना है, इससे अच्छा है कि प्रयास करके मरे। और उनकी यही स्पोर्ट्समैन वाली जुनून, जो कभी हार नहीं मानते, बाकी लोगों की जान बचाएगी। इस वक्त तक अब सिर्फ 16 लोग बचे थे। 12 दिसंबर 1972 को उनमें से 3 खिलाड़ी पेरिडो, कैनिस और विंतिन वहां बाहर निकलने की रास्ता खोजने के लिए निकले। पर ट्रैकिंग के 3 दिनों बाद उन्हें महसूस हुआ कि अगर वे 3 एक साथ रहें तो खाना जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ की चढ़ाई करने में एनर्जी ज़्यादा खपत होती है। तो उनमें से एक वापस लौट गया। बाकी 2 लोग ऊपर की तरफ चढ़ाई शुरू कर देते हैं और 10 दिन में 61 किलोमीटर तक का सफर कर लेते हैं। उन्हें एक नदी दिखाई देती है और वो थक कर चूर हो गए थे, तो नदी के किनारे बैठ जाते हैं। उनके आसपास हरे भरे पेड़ पौधे थे और कुछ गायें चर रही थी, तो वे समझ गए थे कि यहाँ आसपास लोग रहते हैं और इसी इंतजार में वहाँ पर बैठे थे। और कुछ समय बाद उस नदी से एक आदमी गुजर रहा था। उन्होंने उस आदमी से संपर्क करने का प्रयास किया और सफल रहे और अपने हालात के बारे में बताया कि वे एक जगह फंसे हुए हैं, उसके साथ उनके मित्र भी हैं। और फिर वे वहाँ से सरकार को इसकी गुहार लगाते हैं कि उन्हें रेस्क्यू किया जाए। और इस तरह उनकी सूचना से बाकी फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। और 72 दिन बाद 16 भाग्यशाली बचे लोग अपने घर वापस लौट आते हैं, जिनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दोस्तों, आप अगर इस सिचुएशन में फंसे होते तो आप ऐसा करते हैं कि अपने मित्र और परिवार की लाशें खाते हैं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलें, ताकि हमारी नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक नई कहानी के साथ मार्क्ड फॉर क्राइम चैनल पर। धन्यवाद।